हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यूपी पीसीएस के पेपर को, जैसे 2021 वाला जो पेपर है हमने उसको लिया और उसमें देख रहे हैं कि क्या क्या एलिमिनेशन टेक्निक क्या यूज भी हो सकता है या नहीं। क्या प्रायर नॉलेज से, जो हमारे पीछे का नॉलेज है, उसका यूज करके हम क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते हैं नहीं। तो आज हम पहले 2021 के पहले 50 क्वेश्चन को लेने वाले हैं। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन में आपको नॉलेज कम है तो भी एक्यूरेटली कैसे पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं दिखाऊंगा जिसमें दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, फिर जो दो बचेगा उसमें आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि आपका चांस बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ गया। जो पहले था प्रोबेबिलिटी 25%, अब 50% हो गया। तो इसमें अगर चार भी क्वेश्चन ऐसा कर लिया जिसमें आपका 50-50% है, तो मान लो दो गलत दो सही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, इस क्वेश्चन में ये नहीं करूँ, मैं टिक लगा लिया हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। ध्यान से देखना। पहले, which of the following is not the eligibility criteria before filling registration form for उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब खुद के लिए करा था पिछले साल 2021 में, जब मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने यूपी स्पेशल प्री के मोटिव से नहीं पढ़ा था, मेंस के मोटिव से पढ़ा था। तो उसमें ऐसे कुछ योजना वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते मेंस में, तो मैंने नहीं पढ़ा था। मतलब प्री वाला समझो ना, प्री के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो अब यहाँ पे मुझे लगाना था, और मेरा जो भी पेपर था वो डी ही था। ठीक है? तो समझ लो ऐसे पेपर आ गए जब मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी मुझे एक्यूरेट नहीं पता था, ये मुझे एक्यूरेट नहीं पता था। अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाता तो आप मतलब फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, तो आपको पता है, लेकिन ये हमें करना था। ठीक है? तो आप यहाँ देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। ये ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। पहला, एज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे स्वरोजगार की बात करें तो स्वरोजगार मतलब आप ऐसा रोजगार करो जिससे आप दूसरे को जॉब दो, आप जॉब सीकर ना बनो। तो ये मे भी हो सकता है। ठीक है ना? आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, ये क्राइटेरिया हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है ना? अगर शुड नॉट रजिस्टर, हाँ, किसी और योजना में आप रजिस्टर ना हो, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप यहाँ से ही फ़ायदा लोगे और कहीं और से ही फ़ायदा ले रहे हो। सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, यह नाम से ही पता चल रहा है मुख्यमंत्री है भाई, मुख्यमंत्री है, या मुख्यमंत्री किसी स्कीम के सामने लगा होता है, तो वो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का होता है, यानी ये उत्तर प्रदेश का है। तो किसी और सिटीजन को क्यों सब्सिडी देंगे, क्यों फ़ायदा पहुंचाएंगे? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया ना? हमें इन तीनों के बारे में भी करेक्ट नहीं पता कि 18 से 40 एज है या 15 से 50 एज है, कुछ भी नहीं पता। क्या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगता है या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगता है, हमें नहीं पता। क्या किसी और में इधर रजिस्टर है फिर किसी में ले सकते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ये तो नहीं होगा पक्का। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये एलिमिनेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है? इसमें भी देखो, ये एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, ये आपको पक्का पता होना चाहिए था अगर आप पिछले साल एग्ज़ाम दिए, और इस बार भी अगर आपको यूपी का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021 से 30 ये नहीं पता, तो प्लीज़ भाई देख के जाना। ठीक है? लेकिन अगर मुझे नहीं पता था, मुझे पता था वैसे, ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं पता होता, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी था, पॉपुलेशन पॉलिसी, तो इसमें एक चीज़ देखो, कभी भी जो ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, 1 2, और इसमें जो करेंट अफेयर्स वाले होते हैं, ध्यान देना, दो ऑप्शन होते हैं और करेंट अफेयर्स वाले होते हैं, तो इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि डी करेक्ट हो, कि दोनों गलत दे दे। मतलब ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। द बिल एम्स टू, मतलब निग्लिजिबल होता है ये वाला। तो हम मान के चले कि अगर नहीं आता है और मुझे लगाना भी है, तो इस ऑप्शन को थोड़ा देर के लिए हम रुक जाते हैं, इसको हम नहीं होगा, मान लो दोनों गलत नहीं होगा। द बिल एम्स टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे 1000 और लोगों 100 में कन्फ्यूजन था। ठीक है? तो पॉपुलेशन बाई 2026, आपको नहीं लगता है काफ़ी प्रोग्रेसिव है? ठीक है ना? काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो ये करेक्ट हो सकता है। हमें कंफर्म नहीं पता कि 2.1 है, और हमें ये काफ़ी प्रोग्रेसिव इसलिए रखा है। ठीक है? तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव, और एक हिसाब से और मुझे करेक्ट क्यों लग रहा था, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट रेट है। रिप्लेसमेंट रेट भी यही होता है ना कि 2.1। ठीक है ना? अगर
वन फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ अगर 2.1 बच्चे को देते हैं तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी हिसाब से सही हो सकता है, तो वन करेक्ट हो सकता है, वन करेक्ट हो सकता है। तो कम से कम ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बाहर हो गया ना, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर हो गया ना। आप इन दोनों में से आप लगा सकते हो, तो आप प्रोबेबिलिटी थोड़ा आपको और पता है, क्योंकि आपको कम से कम 2 ऑप्शन तो रिलीज हो गया ना। हमें कुछ नहीं पता था इसमें, लेकिन ये मुझे लगा काफ़ी प्रोग्रेसिव है, रिप्लेसमेंट रेट के भी बात कर रहा है, तो हाँ कहीं करेगा, तो ये हमने लगा दिया। और ये मुझे याद था, इसलिए ये इसका ऑप्शन वैसे करेक्ट है। मैं सही ऑप्शन नहीं भी बताऊंगा, लेकिन आप बताना एक ऑप्शन के हटाने से आपका 2 ऑप्शन बाहर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पे क्या, ट्रेड बैलेंस सरप्लस। भाई चाइना से तो हम इतना गाली देते हैं कि यार चाइना से हम इतना मंगवाते हैं, बहुत ज़्यादा डेफिसिट, हाइयर डेफिसिट है। अब खुद सोचो, इन दोनों का वैसे भी कम पॉपुलेशन है, जापान का, यूएई का, तो हमसे ये कितना ले लेगा कि हम इसको ट्रेड सरप्लस बना देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों से हम क्या है, डेफिसिट है, इनसे ट्रेड सरप्लस है। हम बार बार नहीं बोलते थे यूएसए से सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है, तो इसका सबसे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो इसका तो वैसे ही बाहर कर दें। इन दोनों का पॉपुलेशन बहुत कम है, जापान से इतना सामान आता है हमारा, यूएई से इतना सामान इन्वेस्टमेंट आता है, तो हम ट्रेड सरप्लस कैसे हो जाएंगे इन दोनों से। ठीक है ना, अगर मान लो होंगे भी तो इतना ज़्यादा तो नहीं होंगे। यहाँ पे पूछा है कि ट्रेड सरप्लस मैक्सिमम किस पे है, ये यूएसए पे है। ठीक है ना, देखो एक ऑप्शन बाहर कर दिए, इतना हम बाहर कर दिए, एक ऑप्शन तो बाहर हुआ ना। एटलीस्ट अगर इतने पे भी लगा सकते हैं तो आपका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया ना। लेकिन यूएसए पे, क्योंकि हमें बहुत ही पता होता है कि यूएसए हमें जीएसपी पहले स्टेटस देता था, जीएसपी पे स्टेटस बता दिया, तो हम स्टेटस वगैरह क्यों देता था, ताकि यहाँ से ज़्यादा लोग बेच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इको मार्क। इको, देखो इको मार्क, कोई ना कोई इको और मार्क, मार्क का मतलब होता है कोई मार्क दे रहा है, कोई छाप दे रहा है। ठीक है, गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, भाई क्या पता बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या, एक्सपोर्टेड गुड, नाम से भी नहीं पता रहा, इम्पोर्टेड गुड यहाँ भी नहीं पता। आपको नहीं लगा ये थोड़ा सा इकोलॉजी की बात कर रहा है, यानी इको मतलब इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो ऐसे गुड्स जो इन्वायरमेंट के लिए सही हो। ठीक है ना, इको मार्क के करंट अफेयर्स में वैसे आया था। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन, इसको भी आराम से कर सकते हो। देखो ये तो हमें पता है ना, इसमें अगर आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये दोनों आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में हमें 3 चीज़ पता होता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन बेस भी होता है, फॉस्फेट बेस भी होता है, ये सब हमें पता, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता है भाई, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज में हम सबको होता है, बचपन से याद करते हैं C6H12O6। तो यहाँ पे कहाँ नाइट्रोजन है, यही तो पूछा है कि नाइट्रोजन कहाँ पे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो डी आप लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको बहुत लोगों को साइंस बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी लगा सकते हैं कि नहीं। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें मैं आपको ज़्यादातर ये गेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर करवाऊंगा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल पास पास दिया है हमें ना, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, बिल्कुल पास पास दिया है, तो इसको आप बता सकते हो, इसको भी कोई गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन और 2 स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन। भाई तो बाहर से विटामिन खाने की क्या ज़रूरत, खुद सोचो ना कि ह्यूमन बॉडी ही सारे विटामिन को सिंथेसाइज कर लेता, तो ये आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि भाई ये खाना खाओ इसे विटामिन ए मिलता है, ये खाना खाओ इसे विटामिन बी मिलता है, तो सीधा सीधा गलत स्टेटमेंट है। अगर ये गलत हुआ तो एक ही ऐसा है ना जिसमें एसर्शन को गलत दिया हुआ है, सीधा डी। समझ में आया ना। चलिए उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन सा राज्य सबसे, मतलब कौन सा एरिया सबसे पीस वाला है। ठीक है ना, सबसे पीस, भाई अफ्रीका की बात करो, बार बार लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती है। ठीक है ना, और यूरोप, यूरोप को हम सबसे पीस यहाँ पे मानते हैं इंडेक्स में, क्योंकि सबसे पीस होता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये सबसे पीस होता है। तो क्योंकि रैंकिंग जैसे ही देखते हैं ना, सबसे पीस वाला यही आता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पीस होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावे बहुत सारे छोटे छोटे और देश तो है ओशिनिया में, वो सबको इंक्लूड करके बोलता है, तो उस सब में तो रैंकिंग भी हम नहीं निकालते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की रैंकिंग निकाले। तो इसमें पूरा कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, तो यूरोप सबसे पीसफुल कंट्री है। तो यहाँ पे भी आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें मुझे नहीं पता था ज़्यादा,
इसमें मैंने गेस वर्क किया था। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ जहाँ पे गेस वर्क लग सकता है। एक टेरी इंस्टीट्यूट है, आपको बार बार टेरी 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 वर्ड सुनते हो ये, तो ये इंडिया में है, तो ये टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काफ़ी हद तक ये न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको करेक्ट मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। सेकेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एमपी में ही मिलता है, तो मान लेता हूँ इसका होगा भोपाल। और ये सच में ये दोनों करेक्ट है, आप इन दोनों में से गलत आपको ढूंढना है, ठीक है ना। एटलीस्ट मैंने 25% को 50% तो कर दिया, बिल्कुल पता नहीं था। वैसे करेक्ट इसका ये है, ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं हो, मतलब ये करेक्ट मैच नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये नैरोबी में ही है। नैरोबी में आपको पता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाला भी है, ठीक है। उसके अलावा इसको भी आराम से कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है कि कौन बाद में कौन पहले आया था। एक चीज़ तो हमें पता है, देखो गोवा हमने देखा था कि यार ये एक ऐसा एरिया है जिसको पुर्तगीज सबसे पहले कब्जा किया था, मतलब ये सब पुर्तगीज सबसे पहले आया था, सबसे लास्ट में गया था। ये 1962 के आसपास की बात है, 61 62, ठीक है। एक चीज़ तो हमें पता है, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन सा राज्य अलग हुआ है, सबसे नया राज्य कौन है, हम सबको पता है तेलंगाना राज्य है। तो अब देखो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सबसे तेलंगाना को सबसे लास्ट में देते हैं, तो ये ऑप्शन है, इतना तो हमें पता ही है ना। और हम मान लेंगे कि पहला पहला चौचार ही होगा, तो यानी हम मान लिए हरियाणा पहला है, ठीक है ना, हरियाणा पहला है और तेलंगाना लास्ट है, ठीक है ना। इतना तो पता है ना हमें कि यार झारखंड पहले बिहार का पार्ट था, बाद में झारखंड बना, कब बना हमें एक्यूरेट आइडिया नहीं होना चाहिए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये तो पता है ना कि भाई गोवा को हमने कब्जे में लिया, उसके बाद ही बना होगा ये झारखंड। तो झारखंड ये होगा 3, और फिर पहले 4, फिर 1, फिर 3 है 2, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन है पता होना, तेलंगाना सबसे लास्ट में बना, ठीक है ना। देखो सुगम्य, सुगम्य नाम से ही पता चल क्या चलता है कि आप कहीं जा रहे हो, गम्य का मतलब कहीं चल रहे हो, गम्य, ठीक है ना। इस वर्ड को थोड़ा सा आप अलग अलग करो, सुगम्य कि मतलब गम्य, आप अच्छे से कहीं जा रहे हो तो आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना, रास्ता अच्छा। तो सबसे पहले मान लो अंडर प्रिविलेज लोग, आपको नहीं लगता जब अंडर प्रिविलेज बोलते हो तो इसमें वुमेन भी आ जाता है, चाइल्ड भी आ जाता है, डिसेबल भी आ जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बनाया गया ऑप्शन है, ठीक है ना। सुगम्य हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये एक्चुअली तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन सुगम्य ये थोड़ा सा ऐसे हम बोल सकते नहीं यार, डिसेबल लोग को चलने में प्रॉब्लम होता है तो उनको गम में उनका रास्ता सही होना चाहिए, या जिस ऑफिस में जाए उस ऑफिस में उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हर ऑफिस में सिर्फ सीढ़ी हो, लिफ्ट ना हो, क्योंकि इनको चाहिए वो चेयर नहीं हो जिन पे जाते हैं, तो ये डिजेबल पर्सन के लिए एटलीस्ट। देखो अगर नहीं भी पता है इस ऑप्शन को आप बाहर कर सकते हो सीधा सीधा। ये ऑप्शन जो है बी, ये भी बनाया गया ऑप्शन है कि चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है ना, ये डिजेबल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर लाइफ। देखो फ्रूट को अगर कोल्ड चैम्बर में रहते हो तो लंबा दिन चलता है, ऐसा क्यों, क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर प्रिवेंट होता है। भाई मैं अपने घर में पलंग के नीचे रख लूँगा फल, खराब नहीं होता है, ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट की बात रहती तो सनलाइट तो मैं यहाँ भी प्रिवेंट कर ले रहता, लेकिन फिर भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा गलत। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट इंक्रीज, मतलब ये मतलब क्या बात हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेना देना फ्रूट वगैरह से रिलेटेड, मतलब जब हम उसको तोड़ लिए तो क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना, वो पेड़ पे रहता तो CO2 से कुछ लेना देना होता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या करता है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी मान लो ऐसा कुछ हम लोग रखे और घर के नीचे, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव करते रहे, ह्यूमिडिटी करते रहे, तो उससे ख़राब नहीं हुआ, नहीं ख़राब हो जाएगा, फिर भी रेस्पिरेशन को रोकता है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। वो जो सूखना वाला होता है ना, उससे पानी जो वगैरह और निकलता रहता है,
उसको ये रोक प्रिवेंट कर देता है। रेस्पिरेशन होता क्या है, कहाँ पे, सनलाइट के प्रेजेंस में ज़्यादा होता है, तो इसको रोक देता है। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये देख रहे हो, इससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका क्या लेना देना, और ये भी नहीं होगा। ये सब हम थोड़ा सा दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा करके हमारे घर में फल आता है। जैसे मान लो कोई बिहार का होगा तो आम वगैरह, बिहार यूपी का होगा तो उनके घर में आम आता ही होगा, अगर प्लांट वगैरह होगा उनके पास, तो जहाँ पे रखते होंगे तो, क्योंकि वो लोग आते कुछ दिन, जैसे मान लो किसी के पास एक प्लांट है तो 500-600 एक बारी में तोड़ के लाए, और फिर उसको कैसे बचा के रखते हैं, पहले मान लो सिर्फ सनलाइट से बचा के रखते हैं तो भी खराब हो जाता है ना। लास्ट क्वेश्चन करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ब्लैक रिवर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं। देखो, इतना तो हमें पता होगा ना कि सीरिया वगैरह जो थोड़ा सा किसके पास है, इजराइल के पास है, और इजराइल वगैरह किससे टच है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से टच है। और सीरिया उतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ से जैसे टर्की की तरह की एक तरफ मेडिटेरेनियन भी हो जाए, एक तरफ ब्लैक भी हो जाए। तो सीरिया सीरिया जो होगा कुछ ऐसे मेडिटेरेनियन के बाद इजराइल के बगल में होगा, लेकिन कुछ इस तरह इतना लंबा नहीं है कि वो इधर ब्लैक से भी टच कर जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने इस हिसाब से किया था। ठीक है ना, लेकिन इसको आप छोड़ भी सकते हो, मतलब अगर पता है तो कर देना, ज़्यादा रिस्क नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं एक दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके बताता हूँ कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो, आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट जब एक्ट बना था ना, तो थोड़ा इशू क्यों हुआ था, क्योंकि डिजास्टर से रिलेटेड हमारे 7th शेड्यूल में कोई पॉइंट ही नहीं था। 7th शेड्यूल में काम बांटा हुआ है ना कि सेंट्रल लिस्ट जो लिस्ट होता है ना, तो इसको हमने, सेंटर ने इस पे कानून बनाया किस बात से को कह के कि ये रेजिड्यूरी लिस्ट में आता है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये इज ए नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है ना, होम अफेयर्स के अंदर आता है। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो, जब भी डिजास्टर से बात आएगी तो यहाँ पे या तो होम दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को सीधा हटा दोगे, डिफेंस वाला तो कुछ से रिलेटेड नहीं है। और सिर्फ अगर डिजास्टर आएगा तो सिर्फ हेल्थ का ही थोड़ा इशू, हेल्थ भी इशू होगा वो लेटर ऑन, लेकिन अभी हमें बचाना है, तो ये भी सीधा सीधा गायब। तो अब आराम से आप ए और बी ऑप्शन 50% तो एलिमिनेट हमने कर दिया है, इन दोनों में से यूज कर सकते हो। ठीक है ना, वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे। ठीक है ना, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, आपको नहीं भी पता था तो भी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप देख रहे हो कि इसमें 10 क्वेश्चन तो आराम से, 10 क्वेश्चन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एटलीस्ट मैंने क्या किया है, 6 से 7 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कर दिया। 25 क्वेश्चन में आपका 2 से 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 2 से 3 में कम से कम यहाँ 1.5 क्वेश्चन तो सही होगा ना, मतलब ऐसा अगर 4 होगा तो 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप सिंपल समझो कि कट ऑफ गया था पिछली बार, मान लेते हैं 90 क्वेश्चन गया होगा, हम एक्सेस ही करके कुछ बोल रहे हैं, 90 क्वेश्चन करके गया, आपको 150 में से 90 क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं, आप 70 75 या 80 पे स्ट्रक हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको छोड़ना है नहीं, क्योंकि इसके बाद आपके पास 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में तिकरमबाजी करनी है। ठीक है, तो तिकरमबाजी कैसे करो, ऐसे करोगे। ठीक है ना, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो बोलोगे भैया जो टोटल 30 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगता है, इसमें से 15 क्वेश्चन तो मैं से वैसे भी आता रहता है, हाँ तो आप 15 में एलिमिनेशन लगा लो ना। 15 में एलिमिनेशन लगाओगे तो भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद। आपको चाहिए कितना, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन चाहिए होता है, लेकिन आपको 30 में से आपको मान लो 15 आपको श्योर शॉट पता ही है। देखो 30 में एलिमिनेशन भी लग रहा है, 30 में से 15 में एलिमिनेशन भी लग रहा है और ये आता भी है, तो ये पहले आपको नॉलेज बेस्ड, ये आपका अंतिम हथियार होना चाहिए। लेकिन अंतिम हथियार आप ऐसे एग्ज़ाम से पहले भी प्रैक्टिस करके चलना। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा आप बताना मुझे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो इस पर मैसेज करना, अगर आगे इसको बढ़ाए या नहीं बढ़ाए आप लोग मुझे बताना। चलिए, थैंक यू सो मच।